नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, सहाचार्य इतिहास विभाग, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बच्चों, कल हमने बात पढ़ी थी प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण युग और महत्वपूर्ण वंश मौर्य वंश और उसके सोर्सेस की, और उसका पहला अध्याय पढ़ा था। और अब हम उसके पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे कि मौर्य साम्राज्य को जानने के और क्या क्या साधन है। इसमें पुरातात्विक, कलात्मक अवशेष, मुद्राएं, विदेशी स्रोत। कल हमने बात की थी अभिलेख और साहित्यिक स्रोतों की, और आज हम बात करेंगे विदेशी स्रोत, पुरातात्विक उत्खनन, कलात्मक उद्योग और मोहरे की। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में हम अध्ययन करते हैं, और सबसे पहले हम लेते हैं विदेशी स्रोत की। देखिए, ये भी मान है कि जब भारत में मौर्य साम्राज्य का राज था, और उससे ठीक पहले यहाँ पर यूनानी आक्रमण हुआ था और सिकंदर ने आक्रमण किया था। विश्व प्रसिद्ध आक्रमण है वो, और इतिहास की एक बहुत अविस्मरणीय घटना भी है। तो सिकंदर के आक्रमण के बाद में यहाँ पर कई यूनानी और रोमन इतिहासकार रह गए। अब उन इतिहासकारों ने यहाँ भारत में रहे, चाहे वो राजदूतों के रूप में रहे हो, या सिकंदर के प्रतिनिधि के रूप में रहे हो, या सिकंदर के राजदूत जो प्रतिनिधि रहे उनके साथ सह लेखक के रूप में रहे हो। उन्होंने यहाँ भारत के बारे में राजनीतिक वर्णन किया था। नियाकर्स, ऑस्टिबुलस तथा ओनोसिक्रेट्स ऐसे जो मिलते हैं इतिहासकार, जिन्होंने यहाँ इतिहास भारत के बारे में लिखा था। इन लेखों के बाद में मौर्य दरबार में आए यूनानी राजदूतों का भी भारत संबंधी महत्वपूर्ण विवरण मिलता है। इनमें जो ऊपर सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है वह है मेगस्थनीज, जिसकी रचना है इंडिका की। और उसके अलावा ऐसा कोई ग्रंथ हमारे पास में मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसी जानकारी है कि भाई इन्होंने विदेशी वृत्तांत लिखा था। और मेगस्थनीज के आने के बाद में यूनानी राजदूत डायमेकिस और डायनेसिस ये भी आए थे, लेकिन इनके ग्रंथों का उल्लेख नहीं है, और सिर्फ मेगस्थनीज की इंडिका ही हमारे पास में उपलब्ध है। और इसके बाद यूनानी और रोमन दोनों मिलकर भारत में आए थे। लेकिन फिर भी अगर एक विदेशी रचनाओं के रूप में मगर अध्ययन माना जाता है तो मेगस्थनीज की इंडिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। और मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका अपने आप में मूल रूप से नहीं है, लेकिन परिवर्ती यूनानी लेखक, हाँ, उन्होंने इसके उद्धरणों के माध्यम से उसके विस्तार में जानकारी प्राप्त की है। मेगस्थनीज ने भी मौर्यकालीन भारत के बहुत से, जिसे कहना चाहिए, बहुत से पक्षों के बारे में और उनकी मौर्यकालीन सामाजिक आर्थिक स्थिति, चंद्रगुप्त के शासन व्यवस्था के बारे में वर्णन किया है। और एक समकालीन व्यक्ति का विवरण होने के कारण उसे प्रामाणिक और विश्वसनीय माना गया है। तो ये विदेशी वर्णन था। और इसके बाद हम दूसरा पढ़ते हैं पुरातात्विक उत्खनन। और पिछले 50-60 सालों में मौर्यकालीन उत्खनन हुए हैं। पटना के निकट कुम्हार में बुल्दीबाग के उत्खनन से मौर्यकालीन भव्य राजा प्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और ठीक इसी प्रकार राजगृह, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, हस्तिनापुर, तक्षशिला आदि स्थानों पर भी जो है पुरातात्विक उत्खनन में मौर्य काल की जानकारी मिली है। वहाँ के किले, दुर्ग, वहाँ के हथियारों के बारे में जानकारी मिली है। और खास करके पीपी पात्र परंपरा और मर्दबाण पर चमकीली वाली मर्दबाण जो काम में लेते थे, नक्काशी वाली, उस नक्काशी का भाई वहाँ पर जानकारी मिली है। इस प्रकार, और ये भी देखा गया है कि वह जो है वो केवल एक राजा के समय में नहीं हुई, एक राजा, बल्कि सभी के सभी सम्राटों के समय में ये नक्काशी और ये कार्यक्रम, ये नक्काशी का कार्यक्रम या नक्काशी के मर्दबाण उपलब्ध होते थे। और इस पात्र परंपरा के 1 दर्जन से अधिक पुरातत्व से प्राप्त रेडियो कार्बन से भी हमें ये प्राप्त होता है। अब आता है इसके बाद नेक्स्ट कलात्मक उद्योग। तो कलात्मक उद्योग मौर्य साम्राज्य का वैभव कला में बहुत वैभव कला मान सकते हैं, इसको बहुत अभिव्यक्ति हुआ था। और उस समय के कलात्मक पुरावशेषों में मौर्यकालीन राजा प्रसाद, गुहा विहार, प्रस्तर मूर्तियां और नया अशोक के स्तंभ, अनेक शीर्ष पर प्रतिष्ठापित पशु मूर्तियां जो पशुओं की बनाई जाती थी, वो भी बहुत उपलब्ध वो हुई सब मिलते हैं। इन कलात्मक विषयों पर उनसे मिलने वाली जानकारी के बारे में भी हमें बहुत अधिक जानकारी मिलती है कि मौर्य साम्राज्य में कला और उसका संरक्षण था, और न केवल संरक्षण था बल्कि उस चीजें विकास की गई थी। और अंतिम के रूप में हम लेते हैं मोहरे यानी सिक्के। तो मौर्य साम्राज्य के में जो मौद्रिक अर्थव्यवस्था प्रवर्तित था, चूंकि मौर्य साम्राज्य मानते हैं इस बात को, और मौर्य की रजत मुद्राओं के भारत से में प्राप्त हुई है, उनमें आहत और पंचमार्क मुद्राएं बहुत अधिक हुई है। और आहत और पंचमार्क ये
मानते हैं कि वहां पर स्वर्ण मुद्राएं थी, तो इसके लिए मतलब है कि वहां की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। यद्यपि किसी राजाओं के और उनके चित्र अंकित नहीं हुए हैं, पशु पक्षी के चित्र हुए हैं, सूर्य चंद्रमा पर्वत पशु पक्षी आदि इनके चित्र उस पर मिलते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि उनकी बनावट और उनके से लगता है कि टकसाल का काम था या सिक्के गढ़ने का काम था, और उनकी जो स्वर्ण मुद्राएं के रूप में मिलती है तो उन पर ये, और ऐसे सिक्के जिन पर मेरू और चंद्र या मयूर चिन्ह आहत है, ये निश्चित रूप से मौर्य साम्राज्य में मिलते हैं। और उन चित्रों की आकृति मृद भांड पर भी पाई जाती है, उनमें समरूपता है दोनों में पाई जाने में। तो ये निश्चित दृष्टिगोचर होता है कि मौर्य साम्राज्य में जो को जानने के साधन के रूप में यह मौर्य साम्राज्य में मौर्य और मृद भांड बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो इस प्रकार आज हमने मौर्य साम्राज्य को जानने के स्रोत पूरी थे। कल हमने अध्ययन किया था अभिलेखों का, जिसमें स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख, गुहा लेख और वो सब थे, और साहित्यिक वर्णन भी था, विभिन्न रचनाओं का वर्णन भी था। आज हमने दूसरे पार्ट में जो है विदेशी स्रोत, पुरातात्विक अध्ययन और कलात्मक उद्यान और मुद्राएं, इन सब का अध्ययन किया। इस प्रकार मौर्य काल को जानने के स्रोत का ये अध्ययन हम यहाँ पूर्ण करते हैं, और इसके बाद उनके राजनीतिक उपलब्धियां या उनके सैनिक उपलब्धियां या उनके शासन प्रबंध पर निश्चित बात करेंगे। धन्यवाद।